एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के संस्कृत का सेंटर के एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें है 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव सवाल, जिनमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर OMR शीट में भरना रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 100 तक का तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे जो कि आपके सेंटर के एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। यदि आपका सेंटर का एग्जाम पेपर हो चुका है तो इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों का यदि आपका सेंटर का पेपर अभी बाकी है तो आपके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि यही सेम टू सेम पेपर आपके भी सेंटर एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के सेंटर के एग्जाम पेपर में पूछे गए संस्कृत का 1 से लेकर 100 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे पहले साइंस, सोशल साइंस, मैथ और हिंदी का यदि आपने आंसर की वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप तमाम वीडियो के आंसर की आसान तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों, गायिका में क्या होता है कि गाय के प्लस टाप से बनता है गायिका, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा टाप। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 1 + दा से कौन सा अव्यय बनेगा। दोस्तों, 1 + दा से एकदा बनेगा, इसलिए क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि हन + ल्यूट से कौन सा पद बनता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ल्यूट एक प्रत्यय का नाम है और यह ल्यूट जिस भी शब्द में लगता है उसमें नम जुड़ता है। जैसे हन + ल्यूट से यानी हन में जब नम जुड़ेंगे तो हनम हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि पश्चति में कौन सा पश्चते में धातु क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पश्चते में जो धातु होता है जी वो दृश्य धातु होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दुहितृ शब्द का रूप किसके समान चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जमात्री के समान चलेगा। उसके बाद में कहता है कि आंग उपसर्ग निम्नलिखित में से किस पद में है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आधा जो है इसमें आंग उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यहाँ से अब बुक से क्वेश्चन चालू हो चुका है। कहता है कि शास्त्राकारः पाठ में कौन सा वर्ग से निष्क्रमण करते हैं। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षक। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए, मंगलम पाठ से लिया गया है और कहता है कि मंगलम पाठ में सत्य के मुख से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पूषण से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि शस्त्र कितने तरह के होते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। शस्त्र जो है ये शस्त्रकारा पाठ से लिया गया है और उसमें बताया गया है कि शस्त्रों की संख्या 6 होती है। उसके बाद में कहता है कि पाणिनि कृतम न प्रसिद्धम, पाणिनि कृत का प्रसिद्ध क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पाणिनि का जो प्रसिद्ध है वो व्याकरण है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्रिया बिना भारम किम, यानी क्रिया के बिना क्या भार के समान है। तो आपके नीति श्लोक का पाठ का काफ़ी ही सिंपल सा श्लोक कहता है ज्ञानम भारा क्रिया बिना, यानी क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि क वैरम प्रवर्धयति में कौन वैर को बढ़ाता है, यानी कौन सा वैर को बढ़ाता है, कौन सा दुश्मनी को बढ़ाता है। तो दोस्तों, स्वार्थ जो है यह वैर को बढ़ा देता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कर्मवाच्य के
कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद में कहता है कि कठधाभरणम का विग्रह क्या हो जाएगा? कठ्ठाभरणम का जब हम विग्रह करेंगे तो इसका जो विग्रह हो जाएगा वो कंठे आभरणम हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है साधकतम करणम किस कारक का विधायक सूत्र है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये करण का विधायक रूप है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कलांतरेण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कलांतरेण का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो काल जोड़ आंतरेण हो जाएगा। उसके बाद में कहता है नि जोड़ गतम का सही संधि विच्छेद क्या होता है जी? तो याद रखिएगा, नि जोड़ गतम का सही संधि विच्छेद निर्गतम हो जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 करता है समास में किसका मेल होता है? आप सभी को तो मालूम होगा कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं और इसमें विभक्ति रहित पदों का मेल होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, कहता है कि जले मग्नम का समस्त पद क्या हो जाएगा? जले मग्नम का मतलब होता है जलमग्न, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जी, जलमग्न। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा गया था कि सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? देखिए सर्वतः का योग में जो विभक्तियों की संख्या होती है वो द्वितीया होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है औपिहितम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो औपिहितम में आप सभी को उपसर्ग बता दिए कि इसमें औपी उपसर्ग लगा हुआ है। औपी कैसे होगा? तो आप सभी को मालूम होगा कि जी उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे कि औपिहितम में औपी उपसर्ग लगा हुआ है, अपिहितम एक शुद्ध शब्द था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि साध्वे किस विभक्ति का रूप है? देखिए साध्वे में जो विभक्ति होती है ये चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चतुर्थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए कि पठ किस लकार का रूप है? दोस्तों पठ जो होता है लकार होता है ना जी, लकार यानी समय जो को लकार कहते हैं, निकाल कहते हैं। तो लकार जैसे लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, वृद्धि लिंग, इस प्रकार से जो लकार होते हैं तो उसी में से जो लोट लकार होती हैं, लोट लकार का ही शब्द होता है पठ यानी पढ़ना। उसके बाद में कहता है कृतवान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए कृतवान में क्या होता है, तो कृतवान में वान प्रत्यय लगा हुआ है और आपको बताना होगा कि वान जो प्रत्यय होता है वो किस प्रत्यय में पाया जाता है। तो यहाँ पे अक्तवतु एक प्रत्यय होता है जिसके अंत में वान जुड़ता है, तो इसे कृतवान हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। ये सब में क्या होता है? अक्तवतु प्रत्यय होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस पद में तमप प्रत्यय लगा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्पतम। अल्पतम में क्या होता है कि तमप प्रत्यय में मम जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए कि भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? तो आप सभी को बता दें कि जो डीप प्रत्यय होता है इसमें दीर्घकार जुड़ता है किसी भी शब्द के अंत में। तो भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? तो डी प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए कि पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुतलिका निर्माण के आधार पर रखा गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र का जो नाम है वो पटना रखा गया है पाटल पुष्पा नाम पुतलिका रचना के आधार पे। अब अगला सवाल कहता है कि किसके शासनकाल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो आप सभी को मंगलम पाठ के दूसरा जो बाद में चैप्टर है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसमें बता चुके थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वहाँ की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, लेकिन कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था वो शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। अगला सवाल कहता है कि मंगलम पाठ का विदाहमेतम पुरुषम महानतम ... मंत्र
किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों यदि आप मंगलम पाठ का पांचों मंत्र को पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि उसका एक अंतिम श्लोक कहता है विदाहमेतम पुरुषम महानतम तमसा परस्पराद विदित्वमेति मृत्युमेति ना अन्य पंथ विद्ये अनाय, यानी वेद ही एक सत्य है जिसे कोई झूठला नहीं सकता है और वेद की ज्ञानता को जानकर इंसान मृत्यु पर ही विजय प्राप्त कर सकता है। तो यह जो उपनिषद है ये श्वेताश्व उपनिषद से लिया गया मंत्र है। उसके बाद में कहता है कि दामोदर गुप्त ने महितिलकम किसको कहा गया है। तो महितिलकम किसको कहा है, पाटलिपुत्र को कहा गया है, यानी ये तिलक के समान महान नगर है। अगला सवाल है पाणिनि पिंगल इत्यादि आचार्य कहाँ परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुए थे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर बताया गया है कि पाणिनि पिंगल व्याड़ी वरिचि इत्यादि लोगों ने पाटलिपुत्र में ही शिक्षा ग्रहण करके प्रसिद्धि पाई हुई है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 33 कहता है कि मध्यकाल में पटना कितना वर्ष पुराना हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1000 वर्ष पुराना हो चुका था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए कि मंगलम पाठ में कैसों मंत्रों का संकलन किया गया है। आप सभी को बता दें कि मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। इस मंगलम पाठ में 1 2 नहीं बल्कि पूरे 5 मंत्र संकलित है और इसमें सभी के सभी जो मंत्र हैं वो पदात्मक मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, पदात्मक। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 को देखिए कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर बताया गया है कि एशिया का जो सबसे दीर्घ यानी लंबा पुल है वो गांधी सेतु पर पटना में स्थित है। क्वेश्चन का राइट आंसर गांधी सेतु हो जाएगा जो गंगा नदी पे बनाया गया है। उसके बाद में कहता है कि किन्होंने आलसियों को बाहर निकाला था, यानी किन लोगों ने आलसियों को बाहर निकाल दिया था। अलस कथा पाठ से ये क्वेश्चन उद्धृत है यानी लिया गया है। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी धूर्त लोग होते हैं उनकी पहचान करने के लिए अलसशाला के मंत्रियों के द्वारा अलसशाला को घेर कर उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे धूर्त लोग आग लगी को देखकर पलायन हो जाते हैं और 4 आलसी बच जाते हैं जिनको नियोगी पुरुष ने केस पकड़कर घिसते हुए बाहर निकाल देते हैं। और इसके बाद में कहता है अलसशाला में लगी आग की लपटों को बढ़ते हुए देखकर धूर्त लोग क्यों भाग गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपनी जान बचाने के लिए। जब अलसशाला में आग लगाई गई थी तो चारों तरफ से आग की लपटें आ रही थी उनके तरफ, जिससे अपने आप को बचाने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वे वहाँ से भाग जाते हैं। इससे आलसियों की पहचान हो जाती है। उसके बाद में नित्य श्लोक का पाठ से यहाँ पे जो अलस कथा पाठ है उसी से क्वेश्चन उद्धृत है। स्त्रियों का गति कौन है। तो उसमें बताया गया है स्त्रियों का जो गति है वो पति है और बालानाम गति पिता, यानी पिता जो है वो बालिका का गति है। उसके बाद में कहता है कि निरोहो यानी निर्गतियों में सर्वाधिक निरोह किसे माना गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा जी, आलसियों को माना गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप सभी को बता दें कि युवती में डिस प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को सेंटर के एग्जाम पेपर में संस्कृत का 1 से लेकर 40 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% सही इसका आंसर की हम लोग देख चुके हैं। आगे आने वाली पार्ट में हम आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 100 तक के तमाम संस्कृत का आंसर जो कि आपके सेंटर के एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।